पहले देख ना हमरा के दिया निकलन ना ऐसे ना हो हम लगबो ना हम लगबो बोलो हो गया। चलिए चलिए नमस्कार सर, आप लोग को स्वागत है यूट्यूब क्लास में। चलिए हिस्ट्री वीडियो को सब वीडियो के डिलीट कौन वाला ना ना। चलिए चलिए हम लोग का आज हिस्ट्री में स्टार्ट होना है ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य में पढ़ना हम लोग को 3 वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। एगो था यवन स्टार्ट करना है भारत के यवन राज्य में। चलिए बताइएगा ब्राह्मण साम्राज्य का पहला क्वेश्चन। ब्राह्मण साम्राज्य का पहला वंश शुंग वंश। शुंग वंश का नींव किसने डाले था? पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? वीरदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसको 185 में इसको हत्या कर दिया गया था। शुंग वंश की स्थापना भी 185 ईसा पूर्व में। राजधानी बताइएगा शुंग वंश का कहाँ पे? विदिशा। हाँ। मिनांडर को किसने हराया था? हाँ इंडो यूनानी था मिनांडर, उसको हराया था कौन? बताइएगा। नागसेन नागार्जुन तो अलग है जब। हाँ एक मिलिंद पन्हों में चर्चा है एक ना ना पुष्यभूति अलग है। बताइए पुष्यमित्र शुंग ने कितना बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था? 2 बार। किसके लिए करवाया था? अश्वमेध यज्ञ पतंजलि करवाया था ना। पतंजलि ने अश्वमेध करवाया था इसके लिए। हाँ माने इसके दरबार में किया था कौन? पतंजलि। पतंजलि किस दर्शन का अथी है? योग। पतंजलि योग। हाँ पतंजलि पुरस्कार है ना, पुरस्कार नहीं है, पुलित्जर होता है 1917 में पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाँ चलिए प्रितिजर अति में प्रितिजर होता है आर्किटेक्चर कुछ ही बोलते हैं हिंदी में उसको कुछ ही बोलते हैं। हाँ डिजाइनिंग बताइएगा भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? किसने? पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप। शुंग वंश का अंतिम शासक। शुंग वंश का अंतिम शासक इसीलिए बोलते क्या भैया? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक तो ऐसा नहीं नाम समझ। चलिए शुंग वंश का अंतिम शासक बताइए देवभूति की हत्या कब? 73। देवभूति की हत्या किसने किया था? वासुदेव ने। कब और किस धर्म की स्थापना, किस वंश की स्थापना किया था? कण्व वंश की स्थापना। अब बताइए कण्व वंश का अंतिम शासक। हाँ कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किसने किया था? सुसीम। कौन किया था? सुसीम। और सुसीम ने के इसको हरा थी सुशर्मा की हत्या करके कौन सा वंश? सातवाहन वंश के संस्थापक सॉरी सिमुख है। तो सिमुख मारता है ना सिमुख मारता है। हाँ सुशर्मा की हत्या सिमुख द्वारा। हाँ सुशर्मा की हत्या सिमुख द्वारा। और वही सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना करता है। कब? 60 ईसा पूर्व में। बताइए सातवाहनों की राजधानी ठीक है ना प्रतिष्ठानपुर। कहाँ? किस नदी किनारे है? गोदावरी नदी किनारे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की? हाँ वृद्धगंगा इसी का था गोदावरी। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। कितना? 1465 किलोमीटर। बताइए सातवाहनों में सबसे प्रतापी शासक? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी।
सतकर्णी ने कितने अश्वमेघ करवाया था? 2 गो। और एगो राजसूय। सातवाहनों के संबंध में बताइएगा 2 गो महान व्यक्ति थे साहित्यकार। हाँ, हाल और गुणाढ़। सातवाहनों के समय 2 प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गाथा सप्तशती के लेखक हाल है। गाथा सप्तशती के संस्थापक कौन? हाल। वही हाँ ठीक है, लिखे के है। बृहत गाथा के बताइएगा गुणाढ़। बृहत गाथा के लेखक है गुणाढ़ और गाथा सप्तशती के हाल। सातवाहनों के ने कौन कौन से मुद्रा जारी किया था? सोना नहीं है, चांदी, तांबा, शीशा, टीन, पोटीन, कांसा, इसी हाँ ना पोटीन। सर्वाधिक जो है सिक्का जारी किया था कुछ है सिक्का का। आई जो सिक्का से जो ढाल माने मुद्रा ढाला जाता है उसको मंगाया जाता था कहाँ से? रोम। कहाँ से? रोम से। रोम का निर्माण कब हुआ है? छींक आई थी 1971 में। छींक आई थे निकली थी ना, बोली था डॉक्टर। पहले था उसका एकीकरण नहीं हुआ था। हाँ तो 71 के बाद में 1971 ना, सॉरी 1871। 1971 ना 1871 में इटली का एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। हाँ तो उसी समय उसका अथी हुआ था गठन। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन। सबसे पहले भूमि अनुदान देने की शुरुआत बताइएगा कि भूमि अनुदान की सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? ठीक है, नाना घाट अभिलेख से सर्वप्रथम प्रमाणित किया जाता है कि ब्राह्मणों को क्या दिया गया था? सबसे पहले गांव में दान, भूमि दान में दिया गया था। क्या किया गया था? भूमि दान में दिया गया था, जिसमें एगो अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया था और एगो नहीं, जिसमें अग यहाँ पे लिख ले रही है 2 गो। इसमें अश्वमेघ और एक गांव के चर्चा मिलता है दान में। तो नाना घाट संबंध किस वंश से? सातवाहनों से। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा और लिपि ब्राह्मणी। बताइएगा कि सातवाहनों में इसका समाज कैसा था? सिर्फ नाम के आगे मिलता था, मगर राजतंत्र में पितृ सत्तात्मक था। जैसे माता के नाम पहले लगता था। गौतमी माता के नहीं नाम थे। चलिए कहते देखिए अंजनी पुत्र हनुमान जोड़ रहा है इस वंश से। क्या दिक्कत है? कह सकते हैं अंजनी पुत्र ऐसे कहलाता है अंजनी पुत्र होता है, कहलाता है। चलिए आते हैं। कार्ले का चैत्य किसने बनवाया था? सातवाहनों ने। अजंता एलोरा सातवाहन ने। अमरावती कला का विकास किसका शासनकाल में? सातवाहन। निर्माण की दिया इसे तो गुप्ते से समझ अजंता एलोरा कुछ किया होगा। चित्रवा जो अंदर बनाया है ना वो सब राजपूत वाला बनवाया था। चलिए आते। क्वेश्चन पूछता है कि अमरावती कला का विकास सातवाहन शासकों ने। अमरावती का विकास किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अमरावती का विकास किस राज्य में हुआ है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती राजधानी बना ना? हाँ अभी राजधानी नहीं ना प्रस्तावित था पहले, पर अब खत्म हो गया। अब कौन पे? विशाखापट्टनम कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। तेलंगाना के तो जान ही रहे कि हैदराबाद है। अमरावती प्रस्तावित था, बनाया नहीं, विशाखापट्टनम। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सेतु का काम कौन करता था? सातवाहन। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सेतु का काम सातवाहन शासकों ने। बताइए चेदी वंश का उदय किस शताब्दी में? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में।
चेदी वंश का उदय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। कहाँ पे? चेदी उड़ीसा कलिंग में। उड़ीसा कलिंग हाथी गुफा अभिलेख का संबंध राजा खारवेल। राजा किस वंश का था? चेदी वंश। हाँ 7 वंश में जा रहे हैं। कलिंग राजा खारवेल का संबंध किस वंश से? चेदी वंश। चेदी वंश का विकास उड़ीसा में। बताइए किस धर्म को मानता था ये लोग? जैन धर्म। जैन धर्म। खारवेल का संबंध जैन धर्म से। जैन धर्म से। बताइएगा उदयगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? उड़ीसा। ब्रह्मगिरी उड़ीसा। उदयगिरी ब्रह्मगिरी पूछिए। नीलगिरी भैया। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। बाबा बुदन के पहाड़ी कर्नाटक में। बाबा बुदन की कर्नाटक। ना ठीक है। बाबा बुदन के पहाड़ी सबसे पहले आदमी के नाम पर रखा गया। वो लाया था कॉफी, वो कॉफी ला के रोपे थे वथिये पे, इसीलिए रखा गया है। चलिए भारत में यवन राज्य का प्रारंभ सबसे पहले यवनों में सबसे पहले कौन आया था? यूनानी। उसके बाद शक, उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। सरियाने के लिए भी देता है। सेल्यूकस द्वारा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाया? एंटियोकस। सेल्यूकस के बाद यवन से आने वाला कौन था? एंटियोकस प्रथम। उसके बाद फिर एंटियोकस द्वितीय। बताइए बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डियोडोटस। बैक्टीरिया के विद्रोह का पहले देता था डेमेट्रियस देता था पहले पुरानगा में, अब डियोडोटस नाम चेंज किया है, ठीक ना। डियोडोटस। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व भारत पर सबसे पहला बैक्टीरिया शासक जो आक्रमण किया था? डेमेट्रियस। कौन किया था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला बैक्टीरियाई शासक कौन था? डेमेट्रियस। कौन? कब? 190 ईसा पूर्व। 190 ईसा पूर्व में कहाँ पे आक्रमण किया था? सिंध, पंजाब, अफगानिस्तान। सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान। कहाँ राजधानी बनाया था ये? साकल। सियालकोट वर्तमान में बोलते हैं उसको। हिंद यूनानी को और किस नाम से जानते हैं? बैक्टीरिया यूनानी। हिंद यूनानी को किस नाम से जानते हैं? बैक्टीरियाई यूनानी। बैक्टीरियाई क्या, बैक्टीरिया से आया था तो इसीलिए उसका नाम दे दिया है उसी आधार पे। बैक्टीरिया। हिंदी यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन? मिनांडर। बोलेगा कि हिंद यूनानियों में सबसे विख्यात हिंद यूनानियों में सबसे विख्यात। इसका कार्यकाल है मैंने गद्दी में बैठा 165 से 145 20 साल कार्य किया। 165 से 45। हाँ 165 से 100। बताइएगा बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट ना 173 फीट। देखो तो हो सकता है, हम भी गलत हो सकते हैं, हमारे तो दिमाग में बैठे वही 173 बैठे। चलो मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था? नागसेन। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा मिलिंद पन्हु क्या है? मिलिंद के चलिए मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के भैया 53 मीटर 173 फीट है। 173 फीट है ना? 53 मीटर तो वही कहते 173 हमारा दिया मीटर। चलिए तो बिहार की ऊंचाई बिहार का समुद्र से ऊंचाई कितना? 173 फीट है। अब मीटर में 53 मीटर। 53 हाँ चलिए
तो मिलिंद पन्हों में किसका मिलता है? तो मीनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर, अर्थात मिलिंद पन्हों का अर्थ क्या हुआ? मिलिंद के प्रश्न। सबसे पहले शुद्ध सोना सिक्का जारी करने वाला हिंद यूनानी। सब इससे प्रमाणित होता है कि शासक ने जारी किया था। हेलेनिस्टिक आर्ट का संबंध किससे? हिंद यूनानी। हेलेनिस्टिक आर्ट का संबंध हेलेनिस्टिक आर्ट का संबंध हिंद यूनानी से। भारत में इसका एक अच्छा उदाहरण मिलता है। कौन कला? गंधार कला। कौन सा कला? बोलेगा कि हेलेनिस्टिक आर्ट का उदाहरण गंधार कला का संबंध किस कला आर्ट से? हेलेनिस्टिक आर्ट। कौन सा? हेलेनिस्टिक आर्ट। कौन सा? हेलेनिस्टिक आर्ट। पर्दा की शुरुआत किसने? यूनानियों ने। पर्दा की शुरुआत जिसको क्या कहा जाता है? यवनिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनानियों की देन है या किस नाम से जानते हैं? यवनिका। कल हम लोग का रहेगा हिस्ट्री में शक। क्या रहेगा? शक, कुषाण, सब क्वेश्चन बस क्वेश्चन लिखिए कहाँ से कहाँ तक पता नहीं चलता है। मैं लिखल तो है कहाँ हिंद यूनानी खाली बोलल था, शक नहीं लिखल था। चलिए बताइए कल्ले वाला में पहला शिलालेख का संबंध है पशु बलि के निंदा। दूसरा में थी उसका उपचार। दूसरा में चिकित्सा, मनुष्य और मानव और पशु के चिकित्सा। तीसरा शिलालेख में माने अपना अथी में क्या करना है? घूमना 5 साल पे अधिकारी को भेती। चौथा शिलालेख में भेरिस घोष के जगह पे धर्म घोष को अपनाना। भेरिस घोष के जगह। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। पांचवा शिलालेख में। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा। आत्मनियंत्रण की छठा में शिक्षा से। छठा में माने आत्मनियंत्रण मतलब खुद पे कंट्रोल करने के लिए शिक्षा प्राप्त करना। सातवां और आठवां में तीर्थ यात्रा कर का उल्लेख। तीर्थ यात्रा कर का सातवां। तीर्थ यात्रा तो मैं कर नहीं कर ले, कर के टैक्स की कर ले ना। 10वां वर्ष, 12वां वर्ष और 20वां वर्ष जो घूम ले तो मैं जाके लुम्बनी में कम कर नहीं ना कर ले है। तीर्थ यात्रा का उल्लेख है 7वां और 8वां में। 7वां और 9वां शिलालेख में सच्चे शिष्टाचार और सच्चे भेंट की चर्चा है। सच्चे शिष्टाचार और सच्चे भेंट की चर्चा है। 10वां अभिलेख में 10वां वही मतलब कहा गया है ना कि आप जो भी राजा से उच्च अधिकारी है ना जनता के बारे में सोचिए। जो भी राजा हो या मंत्री होगा वो सिर्फ अपने प्रजा के हित के बारे में सोचेगा। धर्म की व्याख्या 11 शिलालेख में। धर्म की व्याख्या 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों के नियुक्ति। स्त्री महामात्रों के 13वां में कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन, 5 गो यवन राजाओं का चर्चा। और 14वां में धार्मिक जीवन बिताना। चलिए कल हो जाएगा शक, कुषाण। संगम तो थोड़ा बड़ा है, चलिए एक दिन रहते थे। है सर? नहीं सर, है सर। संगम वन से 5 गो क्वेश्चन फिक्स रहता है। 5 गो क्वेश्चन फिक्स रहता है उसमें जो है ना हर एग्जाम में आपको एक आदम फिक्स रहेगा। हाँ संगम से। और वो में खाली ग्रंथवा पूछता है उसका कि लेखकवा कौन है। इसमें से ही सोना वाला पूछेगा। सोना वाला की सबसे पहले अन्यथा गंधार सलाह वाला उसके बारे में से पूछता है। अरे जैसे गंधार कला का विकास ये पूछेगा। हेलेनिस्टिक आर्ट का संबंध सबसे पहले शुद्ध सोना जारी किसने किया ये पूछता है इसमें। हाँ चलिए पोलिटी
पॉलिटी में होमवर्क था विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और तो सबसे पहले विधानसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में? मार के दम देर 170 सब विधानसभा की चर्चा। चलिए सबसे पहले विधानमंडल, विधानमंडल की चर्चा 168, विधानमंडल अरे दुगना कर दीजिए, संसद के दुगना, संसद कितना में 179 सॉरी 79 दूनी ना कम अरे 89 करना है, सॉरी 89 जोड़ना है, हाँ 89 जोड़ना है, सॉरी ना 89 जोड़िएगा तो 168 आएगा। 79 में क्या जोड़ना है? 89 जोड़ना है। जब 200 से कम रहेगा तो 89 जोड़ के निकाल देना है। तो 79 या 89 जोड़िएगा तो 168। तो 79 में चर्चा संसद के और 168 में चर्चा विधानमंडल के। तो विधानमंडल अब जो है ना, कौन सा ऐसा सदन है जो समाप्त भंग नहीं हो सकता मगर समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद। तो विधान परिषद को बनाना और बिगाड़ना किस अनुच्छेद में? 169। विधानसभा विधान परिषद को बनाना और बिगाड़ना 169। 170 में विधानसभा और 171 में विधान परिषद। आओ कुछ भी है 169 में ना, 171 में विधान, हाँ उसके बारे में चर्चा है। 332 मिला था, 169 मिला था, तो हम बता रहे हैं ना, इसलिए तो हम बता रहे हैं। क्या हुआ? अरे ई में पढ़े ला 332 वाला वो ST SC के चल कुछ है चल सुनित ना सुनित वाह, यही तो दिक्कत हो तो फिर तो लोग क्या निकालबा अंदर से निकालबा है ना, वहाँ देखबा तो फिर याद ना हो तो चलो चलो कोई बात नहीं। चलिए बताइएगा विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और जितना राज्यसभा का होता है उतना विधान परिषद का होता है, जितना विधानसभा का उतना लोकसभा का होता है, दोनों बराबर है। 30 साल, हाँ 25 साल। बताइए किसी राज्य का विधानसभा का कुल कितना सदस्य जो है बहुमत से पारित करेगा तो विधान परिषद का स्थापित कर या स्थापना कर सकता है या लोप कर सकता है? बहुमत सदस्यों के या तो विधानसभा के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत द्वारा या तो संसद उस राज्य में मतदान करने वाले सदस्यों में से कम जितना भी मतदान कर रहा ना उसका 2/3 सदस्य करेगा तो बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। इसकी चर्चा 169 में है। वो ही जाता है बहुमत दल में 200 रह गए। चलिए कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 गो, 2 गो जोड़ा में और 2 गो बाकी में। बगल में हम लोग के यूपी और बिहार में, उधर में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, बगल में एगो कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विधान परिषद सीट की संख्या 100 विधान परिषद जो होता है 100 गो। कहाँ पे? सॉरी ऊपर में, हाँ यूपी में, हाँ बोलेला यूपी तो महाराष्ट्र बोले थी। यूपी में विधान परिषद सीटों की संख्या 100, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, उसके बाद महाराष्ट्र में 78, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में 58, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में 40, तेलंगाना में 40 है विधान परिषद सीट। आंध्र प्रदेश में 58, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक वाला में हो गया आपका 75, बिहार में 75, 58। चलिए
बढ़ावा है ठीक है जिलवा बढ़ावा नहीं जिलवा बढ़ाबू क्षेत्रफलवा बढ़ाबू सीटवा के तिहाई न रहेगा ओकरा से मतलब तो आए तो ये सीट बांट के तिहाई न रहेगा विधानसभा के सीट के तिहाई है हाँ तो बस आंध्र प्रदेश में क्या सीट है ये कोई 147 वोट थे हाँ 147 बाई तक कितना कितना हो जाते 58 बहुत 50 से वो अरे छोड़िए ना क्यों हो रहा है जो पहले से वही था अभी तो बदलवा नहीं किया था फिर वही क्या कैसे ये बात नहीं पड़ रहा जैसे तेलंगाना अलग हुआ ना आंध्र प्रदेश में ना तो कमेगा ना तो 40 को लेके खेल रहे तो तेलंगाना के पास तो ऑलरेडी बताई थी विधान तो तेलंगाना के पास ऑलरेडी बताई थी कि यहाँ पे 40 विधानसभा अंठावन नहीं सुध रहा कहाँ 58 को मतलब ही नहीं है चलिए बताइएगा विधान परिषद में कम से कम कितना से कम नहीं हो सकता 40 से या 1/3 से कम नहीं हो सकता है। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु तो हो गया बताइएगा विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल पहली बात की विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है ठीक ना क्वेश्चन फंसावे वाला ये पूछबे करता है हाँ विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल और 6 साल के में क्या होता है कि हर 2 साल पे कितना सदस्य होगा 1/3 सदस्यों को क्या कहता है रिटायरमेंट दिया जाता है। चुनाव कैसे होता है इसका नॉमिनेट ना होता है 50 को इलेक्टेड होता है खाली इलेक्टेड होता है नॉमिनेट जो भी हो वैसे मत कीजिए। अब बताइएगा विधान परिषद में कुल सदस्यों का कितना सदस्य स्थानीय स्वशासन से 1/3 स्थानीय स्वशासन। उसके बाद बताइएगा उसके बाद कुछ ही बोलता है ये स्नातक से स्नातक से भी क्या है कितने गया 1/3 होना चाहिए स्नातक से भी 1/12 ना 1/12 होता है स्नातक से वार्ड कमिश्नर सब जाए ना वो 1/12 से 1/3 है स्थानीय स्वशासन में होता है स्नातक से 1/12 होता है हम चलो स्नातक होता है 12 सुनिए 1/3 दूगो में स्थानीय स्वशासन से और दूसरा होता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। स्थानीय स्वशासन और विधानसभा के सदस्यों दोनों करता है बराबर 1/3 और 1/6 करता है राज्यपाल 1/6 करता है राज्यपाल 6 क्षेत्रों से ही 1/6 6 क्षेत्रों से मतलब जो चुनता है कला विज्ञान उज्ञान इस सब क्षेत्रों से 1/12 और 1/12 1/12 स्नातक और 1/12 ये जो थी क्या बोलते हैं तो वार्डर तो बता ही दिए। अरे अध्यापक होता है एगो अध्यापक और एगो स्नातक वाला 1/12 तो 1/3 आपका स्थानीय से 1/3 आपका क्या होगा विधानसभा से 1/6 राज्यपाल के द्वारा होता है 1/12 स्नातक के द्वारा और 1/12 अध्यापक के द्वारा। तो स्नातक वो भी 3 साल पूरा हो रहेगा ग्रेजुएशन तब उसको चुनेगा ठीक ना हाँ 1/3 सॉरी 3 साल अगर हम मान लीजिए आप जो भी ग्रेजुएशन कर लिया उसके 3 साल के बाद वो जोड़ सकते वो मैंने कर सकता वोट दे सकता हाँ MLC होता है MLA ना MLC MLA विधायक में तो हम लोग देते हैं मगर स्पेशल उसका दिया जाता है थी द्वारा ग्रेजुएशन जो कर लेता है उसको। चलिए तो विधान परिषद में कहाँ कितना 1/3 1/3 1/6 1/12 और 1/3 अपना स्थानीय स्वशासन 1/3 विधानसभा द्वारा 1/6 राज्यपाल 1/12 स्नातक और 1/12 अध्यापक। कोरम के लिए 1/10 माने कोरम मतलब उसका 10वां भाग किसी भी सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है काम
काम है। कोरम काम इसलिए होता है कि जब तक कोरम पूरा नहीं होगा कार्रवाई शुरू नहीं होगा, कोई भी कार्रवाई होगा नहीं होगा। अब यहीं पे देखिए, अब 2 को 3 को रहेगा तब वीडियो बंद हो जाएगा। ये कोरम कम से कम 5 को चाहिए। हाँ 10वां भाग चाहिए। चलिए आइए, विधान परिषद अपने सदस्यों में से कितने व्यक्तियों को सभापति और उपसभापति चुनता है? 2 व्यक्तियों को क्रमशः में से 2 को, मतलब क्रमशः 2 को सभापति या उपसभापति विधानमंडल द्वारा इसका वेतन कहाँ से मिलता है? उपसभापति और सभापति को विधानमंडल किसके द्वारा? विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ता दिया जाता है। कहाँ से पूछे आप बोले तो निर्धारित करता है, निर्धारित करे कहाँ से आप बोले तो संचित निधि से। फिर वही बात, सब क्योंकि सबके चर्चा रहा है संचित निधि में, आयकर है कि विधानमंडल तय करेगा। अरे तो आप पूछे क्वेश्चन ना कि कहाँ से मिलता है, तब हम नहीं के पता है कुछ आप पूछे कहाँ से मिलता है संचित निधि। संचित निधि से एक बिथुरी सभापति की मिलता है। उपराष्ट्रपति के वेतन कहाँ से मिलता है? चर्चा है आपकी में संचित निधि में, उसका चर्चा है नहीं? कहाँ चर्चा है इतने बताइए तब। राष्ट्रपति के वेतन मिलता है पहले, उनको सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति की चर्चा फिर मत रहिएगा, उपराष्ट्रपति के वेतन की चर्चा है कहीं पे। सभापति और सभापति के रूप में वेतन मिलता है। कितना? हाँ वो लिख ले, गलती लिख ले है। हाँ सब गलती लिख ले। सभापति या उपसभापति के रूप में चर्चा में मिलता है वेतन। पढ़िएगा लक्ष्मीकांत परिचय, कोई किताब निकाल के पढ़िए। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस सब के सदस्य के रूप में मिलता है। हाँ उपराष्ट्रपति राज्यपाल सब नहीं, उपराष्ट्रपति हाँ उपराष्ट्रपति की चर्चा संचित निधि में नहीं है वेतन के। आप देख लीजिए जाके, यहीं पर संचित निधि है ना, हो हम लोग के पढ़ना पीछे था संचित निधि पीछे है संचित निधि और हाँ आकस्मिक निधि ना। हम तो जहाँ तक पढ़ ली लक्ष्मीकांत तो पढ़े हैं। हाँ नहीं, अपवाद में ही है उपराष्ट्रपति, अपवाद में है कि इसकी चर्चा नहीं मिलता, उपराष्ट्रपति के वेतन की चर्चा है ना। छोड़ ना अच्छा, हम ओकरा भेजबू अथी करके, छोड़ टाइम जा रहा है। आगे आइए, विधानसभा। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल। अब ये विधानसभा का सदस्य का कार्यकाल नहीं होता, ये याद रखिएगा, उल्टा विधानसभा का कार्यकाल होता है, विधानसभा का सदस्य का कार्यकाल नहीं होता। उसमें विधानसभा का, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। विधानसभा का सदस्य का कार्यकाल नहीं। हाँ इसको, किंतु विशेष परिस्थिति में इसको किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा। हाँ सत्रावसान और विघटन विधानसभा सदस्य के कार्यकाल अगर नॉन ऑफ दिस नहीं दे रहेगा तब मारिएगा। हाँ तब मारिएगा, जब ऑप्शन में नहीं है तो फिर अगर इनमें से कोई भी रहेगा तो कुछ अगर नॉन ऑफ दिस 5वां ऑप्शन आएगा तो 5वां में जाएंगे। नॉन ऑफ दिस रहेगा 4थे ऑप्शन में, नॉन ऑफ दिस है हाँ तो नहीं मारेंगे। जब है ही ऑप्शन में तब काहे नहीं मारेंगे? जब सीधा सीधा हर जगह मिलता है कि विधानसभा के सदस्य के कार्यकाल नहीं होता तो फिर हम काहे मारे जाएंगे? चले आते हैं। हाँ विधानसभा सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल। बताइए कि विधानसभा में निर्वाचित के लिए न्यूनतम आयु 25 साल। किसी भी विधानसभा में कम से कम कितना सीट होना चाहिए? 60। कम से कम 60। अपवाद में 3-4 गो है, सिक्किम है, मिजोरम है 40 गो, और त्रिपुरा भी, हाँ गोवा मिजोरम, और गोवा मिजोरम में 40 गो और सिक्किम में 32 गो, सबसे कम जो अपवाद में से। बताइएगा विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत? 371। इसी 371 के तहत इस लोग के सीटों के अति किया गया है। ऐसे बहुत सारा है, कुछ है हो सकता है, नहीं मालूम। अरे ढेर बहुत है, महाराष्ट्र के है, गुजरात के भी चर्चा है 371 में, नागालैंड के है, फिर तो बोले तो उत्तराखंड के। वो तो है या विशेष ऊपर, लेकिन जैसे इसमें जैसे एक्स्ट्रा जैसे बजट दिया जाता है विकास करने, विशेष जब उसमें चर्चा है तो विशेष पता है, विशेष मतलब विशेष पैकेज मिलेगा उसको। कोई भी 371 के तहत आएगा तो सर
बताइए विधानसभा में किस आधार पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थान आरक्षित किया जाता है? जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, किस आधार पे? SC और ST की चर्चा किस आधार पे? किस अनुच्छेद में कहा गया यह? 332 में, 332 अनुच्छेद में। क्या विधानसभा का अध्यक्ष मतदान करता है? निर्णायक मत देगा। क्या देगा? निर्णायक मत। जैसे वहाँ पर बराबर हो जाएगा तब करता था लोकसभा में कुछ। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष करता है जैसे वैसे। मान लीजिए कोई भी अध्यक्ष पर जब पद हटाने का प्रस्तावित है तो उस समय अध्यक्षता करेगा या नहीं करेगा? विचाराधीन में रहेगा तो अध्यक्षता नहीं करेगा। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? स्पीकर मतलब विधानसभा अध्यक्ष। अब बताइएगा विभिन्न राज्यों के विधानसभा सीट पता नहीं। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 294। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट 294। तब तमिलनाडु 234। तमिलनाडु 243। किस राज्य में? बिहार 243। ओके, उल्टा याद कीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तो हो जाएगा तमिलनाडु वाला 234। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट। उसके बाद महाराष्ट्र में 288। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट। कर्नाटक में 224। कर्नाटक विधानसभा सीट 224। राजस्थान 200। राजस्थान 182। गुजरात में 182। गुजरात में 182। आंध्र प्रदेश 173। आंध्र प्रदेश 147। उड़ीसा में केरल में 140। केरल में 140। असम 26। असम 126। तेलंगाना 17 गो लोकसभा 7 गो राज्यसभा। 17 झारखंड में 81। झारखंड में 81। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 90। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 90। जम्मू कश्मीर 90। जम्मू कश्मीर में 90। जम्मू कश्मीर में ना वो तो सब 114 को से मिला के ओकरा के चलवाओ ना तो 114 को जाए। चलिए ऐसे बोलेगा खाली जम्मू कश्मीर में तो 90 को तो बोला हटा लेगा 14 को कहाँ ले गए? चलिए दिल्ली में 70। दिल्ली में विधानसभा सीट दिल्ली में। जम्मू कश्मीर में 90। जम्मू कश्मीर में पुदुचेरी 30 गो। सबसे कम अगर कहीं पूछेगा तो कहाँ पे है? पुदुचेरी। वो राज्य के शासित प्रदेश दोनों मिला के पूछेगा तो सबसे गोवा में 40। गोवा मिजोरम 40 और सिक्किम 32। पुदुचेरी में 30 गो सबसे कम। चलिए बताइएगा राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख। उपराष्ट्रपति वेतन। लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख।
लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, 2 लाख। राज्यपाल बोलेगा तब 3.5 लाख, राज्यपाल बोलेगा तो 3.5 लाख ना अलग ना। राज्यपाल के 3.5 लाख, राज्यपाल 3.5 लाख। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, अन्य के 2,50,000। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के 2,50,000, अन्य के भी 2,25,000 है। हाँ 2 लाख है, 25,000, 25 घटा देना। अन्य क्या हो गया 2,25,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के वेतन 2,25,000। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त 2.5 लाख, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 2.5 लाख, महान्यायवादी बस 2-3 को तो याद रखना लमसम में। एगो राज्यपाल अलग में, वो दोनों के तो सेम है, लमसम 1 लाख है। 5 या 4 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, 5 और उपराष्ट्रपति 4। उसके बाद 3.5 राज्यपाल, 3.5 फिर यहाँ से घटते चल जाना है 2 में। सुप्रीम कोर्ट के 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश के। उसके बाद अन्य में 2.5 लाख। फिर उसके बाद आना है सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 2.5 लाख और अन्य के 2.25 लाख। उसके बाद सबके बढ़ा दीजिए 2.5 लाख। राष्ट्रपति अपना शपथ, राष्ट्रपति अपना शपथ कौन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। तू लोग बिछवा में कहाँ ऐसे करता है? नहीं बोलिए, प्रभाव पड़ता है। भूल जाता है सर कैमरा में सर। चलिए, इतना दिन से साथे बैठा रहता है, वही तक भूल ही गए थे। चलो, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पे दिल्ली नहीं है तो प्रधानमंत्री के शपथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लोक सब राष्ट्रपति मत अगला और एक प्रोटेम एक्सपीरियर करता है मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता। चलिए, कल हम लोग का रहेगा पॉलिटी में मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य के बीच में संबंध, बस केंद्र राज्य के बीच में संबंध। ये अंतर्राज्यीय परिषद पेजे खत्म हो जाएगा। 263 आइए। अरे दिक्कत है उसको तो क्या है। तू लोग मर्द नेटंकी कर लगता है लोग। चलो करो, हो गया। चलिए, विविध में था दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरुआत किसको मिला था? दादा पास के प्रथम 1969 में देविका रानी रोरी को। बताइएगा अभी 2020 में किसे मिला है? आशा पारेख 2020 में, 22 में मिला है उसको वाहिदा रहमान को। 20 वाला 23 वाला नहीं मिला सर। अरे भैया मैंने हम यहाँ मतलब 18 में मिला है, 18 वाला मिला 20 में। अभी जो मिले ना 21 वाला मिले 23 में। तो तुझे देखी था तो 21 वाला 23 में। 18 वाला मिला 20 में अमिताभ बच्चन को, 20 में मिला था आशा परेख को, 22 में मिला अभी वाहिदा रहमान को। 23 में अल्लू अर्जुन को। अभी अल्लू अर्जुन का मिला, वो तो अवार्ड फिल्म वाला से मिला। आईफा अवार्ड है। आईफा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अल्लू अर्जुन है राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड। चलो हो गया। रजनीकांत को कब मिला?
2020 वाला, अरे 19 वाला, 2019 में 19 वाला, रजनीकांत को गुलजार को कब मिला 2013 गुलजार को 2013, लता मंगेशकर को मिला 1989 वो तो भारत रत्न 2001 मिला 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार लता मंगेशकर को 1989 राज कपूर को 1987 राज कपूर को बताइएगा पृथ्वीराज कपूर को कब मिला 1971 पृथ्वीराज कपूर को सब दादा साहब फाल्के पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर को 1971 मरणोपरांत मिला मरणोपरांत माने प्रथम मरणोपरांत प्राप्त करता दादा साहब फाल्के पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर राज कपूर को उनका बेटा था 18 साल बाद 1989 में फिर उसके बाद 87 में कपूर को 87 में लता मंगेशकर को 89 में गुलजार को 2013 में गुलजार को रजनीकांत को 2019 रजनीकांत को 20 में आशा पारेख 20 में अब आते 18 में अमिताभ बच्चन प्रथम भारत रत्न विजेता राधा कृष्णन सबसे पहले किसको मिला था सर्वपल्ली राधा कृष्णन उस साल दुगो क्या और मिला सी राजगोपालाचारी और विश्वेश्वरैया सॉरी वेंकट रमन है वेंकट रमन राजगोपालाचारी सर्वपल्ली राधाकृष्णन चलिए बताएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन वेंकट रमन और सी राजगोपालाचारी 1954 में भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 में बताइएगा विश्वेश्वरैया जवाहरलाल नेहरू और भगवान दास को कब मिला 55 में जवाहरलाल नेहरू को 1955 में विश्वेश्वरैया को 1955 गोविंद वल्लभ पंत 1957 गोविंद वल्लभ पंत दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 किस देश की देन है फ्रांस दशमलव प्रणाली की शुरुआत हाँ वही दशमलव प्रणाली मुद्रा प्रणाली ऐसे पूछे दशमलव प्रणाली के देन मुद्रा जो पुरुषोत्तम दास टंडन 1961 पुरुषोत्तम दास टंडन भारत रत्न प्राप्तकर्ता के सबका नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन इनके साथ एक और व्यक्ति का मिला था विधान चंद्र राय को विधान चंद्र कब मिला था 1961 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 राजेंद्र प्रसाद को 1962 में एक युद्ध हुआ था भारत चीन युद्ध डॉक्टर जाकिर हुसैन को कब मिला 1963 प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हाँ सबसे छोटा कार्यकाल भी राष्ट्रपति में जाकिर हुसैन के प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर कब 1966 में 1900 इंदिरा गांधी 1971 इंदिरा गांधी को भारत रत्न 1971 उसके बाद बताइएगा मदर टेरेसा 1980 मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 बीजेपी की स्थापना 1980 हाँ इसका कांग्रेस 85 जनता पार्टी की स्थापना 1977 जनता पार्टी खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 कब मिला था 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान विनोबा भावे को 1983 विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न के गो महिला के मिला अभी तक
भारत रत्न 5 गो। अब तक कितने को? 5 गो। पहले इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सुभा लक्ष्मी, आई इंदिरा गांधी नहीं लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी 4 गो। एक और भैया 5 गो हम जान रहे हैं, ध्यान में नहीं आ रहा। जैसे एगो इंदिरा गांधी, यार दूसरा मदर टेरेसा, तीसरा सुभा लक्ष्मी और चौथा ये लता मंगेशकर। एक और 4 गो मिली है। ये 5 गो हम सर्च करके लिखा लेता। अरे तो इंदिरा गांधी है ये। ढूंढ के सब करबे कुछ एक 2 3 4 मैं 5 को सर्च करके लिखल है, नाम नहीं भले लिखे, 5 को याद रखिए। 5 को बताते हैं। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, एस सुबा लक्ष्मी, उसके बाद लता मंगेशकर। चलिए, अब तक कितना व्यक्तियों को मिल चुका है भारत रत्न? नहीं, कितना व्यक्तियों के अभी तक मिल चुका है? 48 गो। अभी वर्तमान में कितना को मिल चुका है भारत रत्न? 48 व्यक्तियों में से महिला के गो 5 गो। 48 में से महिला के गो 5 गो। हाँ 48 नहीं, सब मिला के 48। हाँ ऐसे तो अभी रोक लाए हैं, इसके बाद अभी देवे हाँ, उसको रखिए। कोई लोग आदमी है ना, अगर मिले थे तो अपना ही ले लो तो वो ठीक है, बहुत ना लेते अपने। चलिए बताइएगा, मैं राजीव बी आर अम्बेडकर को कब मिला था? 1990। नेल्सन मंडेला 1990। अम्बेडकर और मंडेला को 1990। हाँ, दोनों के मरणोपरांत मिला। क्या नेल्सन मंडेला का मरणोपरांत था ना? नेल्सन मंडेला मर नहीं था। हाँ, नेल्सन मंडेला नहीं थे, जिंदा थे वो। बी आर अम्बेडकर मरे हुए थे। बताइएगा 92 में किसको मिला? कलाम नहीं, APJ ना, अब्दुल कलाम आजाद और टाटा जी, JRD टाटा। हाँ, नंबर छोटा है। JRD टाटा और सत्यजीत राय, तीनों 92 में। अब्दुल कलाम आजाद, JRD टाटा और सत्यजीत राय को तीनों को मिला है 1992 में। और 90 में मिला अम्बेडकर और मंडेला को। मंडेला दिवस 18 जुलाई। मंडेला दिवस 12 जुलाई को ही मनाया। अरुणा आसफ अली को कब मिला? 97। अरुणा आसफ अली 97। अरुणा आसफ अली इसमें मिला है APJ अब्दुल कलाम को। नहीं, 97 में APJ अब्दुल कलाम, अरुणा आसफ अली, गुलजारी लाल नंदा, तीनों व्यक्तियों को मिला है 97। APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली, यही व्यक्ति महिला थी जो रेडियो पर जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली, हाँ ठीक उषा मेहता। हाँ, सब गांधी जी के तौर पूरा का पूरा नेता पकड़ा गया था सब। वही ना, उसे में था ना बोले थे। इनके साथ एक और था, राम मनोहर लोहिया भी थे। विदेश से आता था, सब सुना माता। कौन? मैडम भिखाजी का। वो तो मैडम भिखाजी में काम रहते थे। चलिए 98 में एस सुबा लक्ष्मी, जयप्रकाश नारायण को भी 1998। सुबा लक्ष्मी को भी 98। सुबा लक्ष्मी को भी जयप्रकाश नारायण 1998। पंडित रविशंकर 1999। पंडित रविशंकर 99। अमर्त्य सेन 99 में 2 गो। कौन? पंडित रविशंकर और अमर्त्य सेन। पंडित रविशंकर और 2001 में 2001 गाने बजाने 98 में होते मिला है ना? अमर से निको 99 में मिला है 2 था। 98 में अमर से निको पुरस्कार मिला है। हाँ, नोबेल पुरस्कार मिला है 98 में नोबेल पुरस्कार मिले हाँ, चलिए लता मंगेशकर 2001। बिस्मिल्लाह खा दूसरे। एगो गाय वाला, एगो बजावे वाला। एगो गाय वाला, एगो महिला, एगो पुरुष। एगो महिला, एगो 2001। भीम सिंह जोशी
2008। भीम सिंह जोशी को मिला। सचिन तेंदुलकर। 2014। सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करता रामाचंद्र राव को 2014। तेंदुलकर और CN राव को 2014। अटल बिहारी वाजपेयी 15। अटल बिहारी वाजपेयी 15। फिर उसके बाद मदन मोहन मालवीय 15। प्रणब मुखर्जी 19। नानाजी देशमुख 19। भूपेन्द्र हजारिका 19। ज्ञान मरणोपरांत में 7 भी 8 होगा। 11 को क्या सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में मदन मोहन मालवीय के मरले में मिलते हैं जिंदा होते हैं सचिन के साथ मिले अंदर हो 12 13 में 13 को 13 महीना। चलिए कल होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये तो सबके तो याद नहीं करना है। 10 चलिए महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति हवा और 20 गो याद रखिए अति के नाम, लेखक के नाम। नहीं इसमें नहीं पूछना, मेन यही पूछना है। और ये किताब इसमें 3-4 गो की याद रखना है, 4-5 गो ज़्यादा नहीं। चलिए जाना है कोई कि बाथरूम में नहीं अभी पूरा बात है ना। चलिए फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में याद करना था हम लोग के दर्पण हो गया था ना। चलिए अपवर्तन पढ़ना था। क्या पढ़ना था? अपवर्तन के कितने नियम? 2। अपवर्तन के कितने नियम? 2 गो। कौन कौन? हाँ एक स्नेल नौ, तीनों एक ही समतल पे होते हैं। क्या तो लोग करते रहा है। कहब कि यादें नहीं तो सुनते नहीं। म्यू बराबर छोड़िए ना। जिंदगी कब जिएगा आदमी। हमू तू जो मुड़वा मेरा वो मुड़वा हमू रहे मगर नाम कोई के बतावे। चलिए म्यू बराबर म्यू बराबर CV बटा CM। V से वॉल्यूम, M से मीडियम। वो भी है देखिए 2 गो है फॉर्मूला इसमें। स्नेल का नियम में वो हो गया म्यू बराबर sin I बटा sin R। आई निरपेक्ष अपवर्तनांक में याद रखना है। क्या आप भी आप लोग करते रहते बीच में, समझे में नहीं आता आप लोग। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला निरपेक्ष अपवर्तनांक। वही अभी जो बोले हैं तो हिंदी में बोलिए उसको ना वो स्नेल का नियम है sin I बटा sin R। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। CV बटा CM। V से हो गया कौन चीज? वैक्यूम। और M से हो गया मीडियम। मैंने ना इनमें क्या रामायण लगेगा? अब आवर्धन में लग रहा था उसमें। निर्वात मतलब जहाँ हवा ना हो, कुछ नहीं। हाँ वैक्यूम जब बोल दिया तो वैक्यूम वहाँ से हवा निकाला हुआ है। जैसे ट्रेन में जो ब्रेक लगता है वैक्यूम के कारण लगता है। चलो और कैसे हम लोग क्या करते हैं? गेंदवा को फाड़ के गलवा में सटाते चिपकाते हैं तो वैसे हवा निकलता है तब नहीं चिपक जाता, वैक्यूम में बन जाता है, क्रिएट करता है। उस दिन बोली था ना कि ताप बढ़ावे से अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता है। उस दिन बता रहे थे ना कि नहीं बढ़ता है, कि टेम्परेचर बढ़ाने से अपवर्तनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपवर्तनांक अपनी ध्वनि के ताप बढ़ने पर समानता अपवर्तनांक घटता है। यह परिवर्तन बहुत थोड़ा होता है। हम उस दिन बता रहे थे कि पूरा नहीं होता मगर थोड़ा होता है।
उसी दिन भी हम बोले थे कि होता है। नहीं सर, प्रकाश में पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं। ताप बढ़ने पर सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है। ये अरे मरे तो यहाँ प्रकाश जब प्रकाश चैप्टर चली थी तब ध्वनि कहाँ से लग है होता ना अपवर्तनांक ना, वो परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। हाँ, वही परावर्तन होने के प्रतिध्वनि। चलिए अब आते हैं तारे का टिमटिमाना, अपवर्तन। हाँ वही अपवर्तन। सूर्य निकलने या सूर्योदय के समय क्षितिज दिखाई देना, टेढ़ा दिखाई देना पानी के अंदर, ये सब अपवर्तन के कारण। सिक्का ऊंचा उठाई देना पानी के अंदर, अपवर्तन। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला निरपेक्ष अपवर्तनांक हम पूछे थे वो। हाँ, म्यू बराबर 1/sin c। म्यू हाँ, अपवर्तनांक बराबर उसी को म्यू से सूचित कर। हाँ, तो म्यू बराबर 2-3 का फॉर्मूला होता है। एगो म्यू स्नेल का नियम में होता है sin i बटा sin r। एगो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है cv बटा cn। माध्यम में प्रकाश की चाल बटा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। एक होता है खाली अपवर्तनांक म्यू बराबर 1/sin c। तो सी को चाहिए, सी क्रांतिक कोण है सी। अब बताइएगा अपवर्तनांक का कोण का मान कितना से अधिक नहीं हो सकता है? 90 डिग्री से। हाँ, 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। अगर जब अधिक हो जाएगा तो बनबे नहीं करेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सा जरूरी होता है? अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या जो भी सब चाहिए, लेकिन मेन जो है ना परावर्तन मेन कारक है, बाकी सब सहायक है। जैसे परावर्तन अपवर्तन सहायक कारक है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन मेन इसका आंसर होना चाहिए। हम क्वेश्चन पूछे सुनले ना सुनला। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का कौन सा घटना 100% जरूरी है? परावर्तन। कौन? परावर्तन। परावर्तन 100% होना जरूरी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कितने शर्त होते हैं? 2 शर्त। कितने शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए? कौन कौन? पहला, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहली बात, सघन माध्यम से विरल माध्यम में चले। दूसरा दूसरा आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान जो होना चाहिए वो क्रांति कोण से पहला ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के 2 शर्त, पहला सघन से विरल में जाना चाहिए और आपतन कोण का जो मान होगा वह क्रांति कोण से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये तो जानते हैं आप पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण। हीरा का चमकना, मिर्ग मरीचिका बना, ठंडे देश, ये तो ठंडा में हो गया। टूटा हुआ कांच का चमकना, पानी में पड़ी हुई परखनली का चमकना, काली पोता हुआ गोल का चमकना। कोई गोला क्या किया, गोल हम पाट दिया, उसमें काली के लपेट दिया, मतलब पूरा तरह से, और भी चमकता है, वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अच्छा, प्रकाशिक तंतु की खोज ये तो भारतीय विश्व में बोलेगा तो भारतीय नहीं है सर। तो इनको यहाँ पे है चार्ल्स काव। तो आप लोग हम तो जिसको इनको 2009 में मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है चार्ल्स काव। हाँ, प्रकाशिक तंतु के जनक माना जाता है चार्ल्स काव को। इनके आविष्कार के लिए 2009 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको मिला। 2009 में चार्ल्स काव। तो बोलेगा प्रकाशिक तंतु की खोज जनक चार्ल्स काव। चार्ल्स काव। जॉर्ज हॉकम के तो जब मिलता था यहाँ दे देता ना, जब मिलता हाँ कुछ सहायक होगा। चलिए, तो ऑप्टिकल फाइबर इंग्लिश में, हिंदी में प्रकाशिक तंतु के जनक कौन? चार्ल्स काव। कब मिला था इनको नोबेल पुरस्कार? 2009 में। 2009 में डॉल्फिन को क्या किया गया था? जलीय जीव घोषित किया गया था। 2009 में
फेसबुक कहिए होता 2004 4 व्हाट्सअप 2009 में, व्हाट्सअप की स्थापना भी 2009 में, व्हाट्सअप चलिए 2010 में। कांच में जो क्वार्ट्ज कांच होता है ना, क्वार्ट्ज कांच, क्वार्ट्ज कांच का जो रेशा होता है उसका आकार कितना होता है? 4, 10 के पावर -4। क्वार्ट्ज कांच में जो पतला रेशा होता है उसका आकार कितना होता है? 10 के पावर -4। मनुष्य का प्रतिरोध, शरीर के प्रतिरोध का मान पावर में नहीं, माइनस में नहीं, 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 ओम। हाँ ओम, हाँ बस 4 ओम, 10 के पावर 4 ओम, नहीं 4 ओम। ऐसे सूखा में अति भिंगा दीजिएगा तो 6 हो जाता है। कहाँ से कहाँ थे तो बोलेंगे एवरेज पानी में वही होगी 10 के पावर 4 से 4 के आसपास मिले तो जैसे सही का लवंदा रहा छाड़िए चप्पल पहन के चलिए कहते तो रेशे का मोटाई का लगभग कितना हो जाता है क्वार्ट्ज के? 10 के पावर -4। अब बताइएगा प्रकाशिक तंतु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे दूर संचार में। ठीक है, दूर संचार में मनुष्य के शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए और विद्युत संकेत को, प्रकाश को बादल में संप्रेरित मतलब ऊपर भेजने के लिए। कान के आंतरिक भाग को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लेंस नहीं, यंत्र। कान के आंतरिक निरीक्षण के लिए गैस्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। गैस्ट्रो नहीं, ओरिस्टो, गैस्ट्रो पेट वाला है, ओरिस्टो है, वो था, देखिए बढ़िया से आगे है, आगे है, कान वाला आगे ओरिस्टो। ठीक है, हाँ कान के लिए है ऑरिस्टोस्कोप, या इसी को ऑटोस्कोप कहते हैं, एरिस्टोस्कोप या ऑटोस्कोप। कान के निरीक्षण करने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे ऑरिस्टोस्कोप। पेट के लिए गैस्ट्रो, ऐसी भी जानते हैं गैस कहाँ बनता है? पेट में, तो गैस में गैस्ट्रोस्कोप, पेट में गैस्ट्रोस्कोप। उसके बाद बताना है गला के फेफड़ा का निरीक्षण करने के लिए ब्रोनोस्कोप, ब्रोनोस्कोप। फेफड़ा के लिए ब्रोनोस्कोप, फेफड़ा के लिए, कान के लिए ऑरिस्टोस्कोप, कान के लिए, पेट के लिए गैस्ट्रोस्कोप। पूरा है? अच्छा हाँ था है। चलिए हम टिक में पढ़ लेते हैं। बताइएगा लेंस का नियम। हाँ आप नहीं बनेगा, हमें से बनेगा ना? आप बोले थे बोल रहा है। नहीं हम इसको देख के बताते, ई वाला में नहीं बताते, ई वाला पे तो बन ही रहा। चलिए बताइएगा लेंस का सूत्र। वन कुछ बोला फिर से? ठीक है ठीक है, 1/f बराबर 1/v - 1/u। हाँ लेंस में जब अनंत पर अगर अनंत पर वस्तु रखा हुआ तो फोकस कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस में बताना है। उसको बोला जाता है F2। क्या बोला जाता है? F2। दर्पण में फोकस की संख्या एगो, लेंस में फोकस की संख्या F1 और F2। अनंत पे रहेगा तो F2 बनेगा। जब 2F1 पे रहेगा तब 2F1 पर अगर वस्तु रखा गया तब नहीं सर, बीच में बनेगा F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में। जब 2F1 पर है तब वो परे था, माने उसके बाद माने 2F1 के परे मतलब उसके पहले, और जब पर रहेगा तब 2F2 पर, 2F1 पर रहेगा। 2F2 सेंटर का सही है। बताइएगा अवतल लेंस में प्रतिबिंब, लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? हाँ जो उत्तल दर्पण में बनता है वो अवतल लेंस में बनता है। हाँ जो उत्तल दर्पण में वो अवतल लेंस में, तो उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा, तो अवतल लेंस में भी आभासी और सीधा। बताइएगा लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में संबंध।
तो लेंस लगाते रहते हैं हम रहते हैं फिर दर्पण तो बताइए। 1/r बराबर म्यू इंटू नहीं 1/f बराबर म्यू इंटू 1/r म्यू म्यू का कोस्ट है और उसके बाद 1/r गलत है। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 हाँ ब्रैकेट में अब 1 हाँ 1/r1 माइनस 1/r2। ये कोची में संबंध है? एफ में और प्रतनांक में और वक्ता त्रिज्या में। 1/f बराबर म्यू माइनस त्रिज्या हो जाते त्रिज्या बनता है f 1/f बराबर म्यू माइनस 1 ब्रैकेट बंद कर देना है 1/r1 माइनस 1/r2। ये कोची है 3 गो में संबंध है। जब लेंस की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना हो तब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? लेंस संयुक्त लेंस के लिए संयुक्त मतलब 2 गो दो को पूरी इतना सुनी थी ना वो क्षमता ज्ञात करना तो बताइए। जब 2 गो संयुक्त का 2 गो लेंस होता है उसकी क्षमता ज्ञात करना फोकस ज्ञात करना होता ठीक है। 1/f1 प्लस 1/f2 जे को रहेगा ना दोनों का क्या कर देना है जोड़ देना है। फोकस ज्ञात कर 2 गो लेंस तो 2 गो फोकस जोड़ देना 3 गो लेंस तो 3 गो फोकस जितना करना है तो कर दीजिए। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक अब ई बराबर बोल सका पी या बराबर 1/f या डी बराबर 1/f हाँ मीटर में जहाँ पे एक जो लिखा रहता है वो मीटर में होता है और उसी को फिर निकालना रहेगा तो आप मीटर को सेंटीमीटर बदल के भाग दीजिए निकाल लीजिए क्षमता। अगर 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो कितना होगा? 4 अब निर्भर करेगा। अब लेंस क्या देता है? लेंस अवतल दे रहा है कि उत्तल दे रहा है इस पर और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तो प्लस में रहेगा अवतल दे देगा तो माइनस में आएगा डी। बताइएगा किसी लेंस को अगर पानी में डुबाते हैं तो क्या बदल जाता है? बस फोकस और अपर्तनांक दोनों नहीं फोकस और क्षमता बदलता है अपर्तनांक नहीं फोकस और क्षमता बदल जाएगा। कोई भी लेंस हाँ लेंस का कुछ भी लेंस को जब द्रव में डुबा देंगे तो उसमें क्या बदलाव आएगा? उसके फोकस में मतलब बदल जाएगा और क्षमता जो है फोकस लेंस सर बढ़ जाएगा ना। अब यहाँ तो क्लियर नहीं किया है बस बदलने के लिए दिया है। हाँ बढ़ जाएगा काहे कि जब दो गो लेंस को अगर हम सटाएंगे तो उसका क्षमता भी बढ़ जाता है फोकस भी बदल जाता है वो दोनों बढ़ जाता है। हाँ बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए क्षमता बराबर 2 गो लेंस लीजिए तो एगो के P1 प्लस P2 कर दीजिएगा तो जोड़ के क्षमता और उसका फोकस निकाल लीजिएगा। चश्मा लगता है चश्मा लगता है हाँ उसी प्रकार से वही क्षमता जोड़ के लगाया जाता है। दोनों आँख की क्षमता जोड़ के ये वो बनाया ना चश्मा में जो अथिया कांचवा लगाया था उसका माइंड पे लगा हाँ। इससे बताइएगा ना कि यहाँ नजर आता है इसको होता है। विक्षेपण नहीं था विक्षेपण पूरा दिखा विक्षेपण टॉपिक था वो ऊपर नहीं तक था। हम प्रकाश का विक्षेपन तो हम डाले थे। चलिए प्रकाश का विक्षेपण कल का और टॉपिक रहेगा फिजिक्स में ना बड़का नहीं था नहीं था नहीं था पहले पूछ लिए वो नहीं पूछा जो टॉपिक आज पूछे ना वो तो नहीं पूछाया था ना यहाँ चलिए केमिस्ट्री में बताना है था धातु के बारे में सोडियम और मैग्नीशियम था सोडियम और चलिए बताइएगा इसके बाद चलिए पूछ लेते हैं बताइएगा हेमेटाइट कल वाला में है हेमेटाइट किसका है मैग्नेटाइट लोहा सीडेराइट कैल्कोपराइट ठीक है आयरन पराइट लोहा जिंकाइट जिंक कैलामाइन जिंक ब्लेड तो बाद में जिंक ब्लेड जिंक ग्रीनोकाइट कैडमियम ग्रीनोकाइट
अब इधर अब थोड़ा सा कभी कभी उधर सब है अभी ना के बाद में। चलिए स्टीबनाइट एंटीमनी स्टीबनाइट एंटीमनी सिल्वेराइट सोना सिल्वेराइट कोबाल्टाइट क्रोमाइट क्रोमियम क्रोमाइट अर्जेंटाइट चांदी गैलेना शीशा गैलेना कैसेटेराइट टीन कैसेटेराइट एजुराइट कॉपर एजुराइट क्यूपराइट वही कॉपर या तांबा अलग है। क्यूपराइट तांबा एजुराइट मैलेकाइट कैल्कोसाइट कोरंडम एल्युमिनियम कोरंडम नीलम बॉक्साइट एल्युमिनियम कोरंडम नीलम डायस्पोर क्रायोलाइट बॉक्साइट सब एल्युमिनियम के बॉक्साइट क्रायोलाइट कोरंडम नीलम डायोस्पोर किसका एल्युमिनियम जिप्सम कैल्शियम जिप्सम फ्लूओस्पार कैल्शियम फ्लूओस्पार एप्सम साल्ट मैग्नीशियम एप्सम साल्ट कार्नेलाइट नहीं मैग्नीशियम एल्युमिनियम में भी शायद होना चाहिए दोनों में है इनमें दे लेना इनमें क्रायोलाइट है उनमें कार्नेलाइट है इनमें क्रायोलाइट है अंदर क्या क्रायोलाइट एल्युमिनियम का कार्नेलाइट मैग्नीशियम कार्नेलाइट चलिए बोरेक्स सोडियम बोरेक्स को क्या कहा जाता है सुहागा बोरेक्स को चलिए कृपया करके ध्यान दें। चलिए धातु बताइएगा जब प्राचीन काल में धातुओं की संख्या 8 को प्राचीन काल में धातुओं की संख्या इसीलिए इसे क्या कहा जाता है प्रागैतिहासिक धातु कौन था लोहा है लोहा तांबा है चांदी है सोना है एल्युमिनियम है ठीक है कार्बन सोना चांदी टीन लोहा शीशा पारा एंटीमनी तांबा नहीं था कार्बन सोना चांदी टीन शीशा लोहा पारा एंटीमनी ये सब हाँ एंटीमनी। अब आते हैं सोडियम सबसे क्रियाशील धातु सोडियम सबसे क्रियाशील धातु किस विधि द्वारा इसको हम शुद्ध कर सकते हैं हाँ 2 विधि है कास्टनर और डिक्कन डाउन कास्टनर विधि और डाउन विधि कौन सा विधि कास्टनर विधि से सोडियम का निष्कर्षण और डाउन विधि से भी हाँ। अब देगा कौन से द्रव में सोडियम विलय हो जाएगा मिल जाएगा घुल जाएगा घुलना ईथर और बेंजीन ईथर का प्रयोग पहले कोची में किया जाता था हाँ बेहोश करने में ईथर का प्रयोग अब बताइएगा द्रविड़ सोडियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है सोडियम क्रायोजेनिक में नाभिकीय रिएक्टर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए। अब बताइएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र कास्टिक सोडा का सोडियम मतलब कि ठंडा होता है उसका द्रविड़ सोडियम का प्रयोग किया जाता है ऐसा जरूरी है कि ठंडा नहीं ठंडक करने में होता जरूर होता होगा तब ठंडा होगा
दाहक सोडा का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट ओकरे कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है दाहक सोडा, NaOH। दाहक सोडा बोलिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलिए या आप कास्टिक सोडा बोलिए, सब एक ही है। कास्टिक सोडा दाहक सोडा किसका है? NaOH को, NaOH। अब बताइएगा सोडा एस किसे कहा जाता है? धोने वाला सोडा में से अगर हम पानी निकाल देंगे तो बनेगा सोडा एस। सोडा एस कब प्राप्त होगा? जब धोने वाला सोडा में से क्या निकाल देंगे? पानी की मात्रा निकाल देंगे तो सूखल सोडा के सोडा एस, सूखल सोडा के धोए वाला सोडा के सोडा एस। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। Na2CO3 होता है धोने वाला सोडा का। खाने वाला सोडा एस ना, सोडा एस के Na2CO3 बस पानी डाल दीजिएगा तो फिर हो जाएगा धोने वाला सोडा। वो पानी डाल देंगे तो धोने वाला हो जाएगा। हाँ ऐसे खाए वाला नहीं, दाहक जलाने, दाहक मतलब जलाने वाला। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र है सोडियम सल्फेट Na2SO और 10H2। बोलता है ग्लोबल साल्ट में के गो पानी के अणु? 10 गो, अभी बोलूँगा 10 गो ना। ग्लोबल साल्ट में पानी के रासायनिक सूत्र Na2SO4। साधारण नमक का सूत्र समुद्र जल के ठोस कण का कितना प्रतिशत सोडियम क्लोराइड होता है? 75%। कितना परसेंट? सबसे ऐसे भी पूछता है कि बताइए कि समुद्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। कितना प्रतिशत? 75%। कितना परसेंट? अगर वो ना रहेगा तब मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है। बाकी अब समझ लिए 25% में। पनडुब्बी, सबमरीन और हॉस्पिटल में शुद्ध करने के लिए, हवा को शुद्ध करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सीधा बैठो, फंसावा लाइन में नहीं। सोडियम परऑक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हाँ सर, हाँ ऑक्सीजन मैंने नहीं, उसमें कोई बाहरी चीज आ जाएगा ना तो उसको अवशोषण कर लेगा ये, तो शुद्ध करने के, हवा को शुद्ध करने, माने वो खाली ऑक्सीजन रखेगा उसमें। मतलब हाँ गंदगी फंदगी जो भी होगा, जो चीज़ सब उसको। चलिए हो गया। तो सबमरीन बोलेगा, अस्पताल बोलेगा, जहाज बोलेगा, सब में हवा बंद को शुद्ध करने के लिए किसका? सोडियम परऑक्साइड। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र बताइए। Na2S2O3 Na2S2O3 और 5 गो जल, इसको बोलते हैं सोडियम थायो। इसका रासायनिक व्यापारिक नाम हाइपो। फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट। फिक्सर के रूप में फोटो में जो नेगेटिव में जो चित्रवा उतारे ला, फिक्सर के रूप में सोडियम थायो। पूछता है क्वेश्चन, फिक्सर के रूप में किस इस्तेमाल करते हैं? सोडियम थायो। बोरेक्स का सूत्र बोला है हाँ, Na2BO4O7 और पानी भी 10 को याद रखिएगा। जल को मृदा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, सुहागा को। इसी को कहते हैं सुहागा। बोरेस हाँ नहीं, सुहागा मृदु मतलब मीठा बनाने में, पीने योग्य बनाने में। माइक्रोकॉस्मिक लवण किसे कहते हैं? जिसमें 3 गो होना चाहिए, अमोनिया, हाइड्रोजन और फॉस्फेट। अमोनिया, हाइड्रोजन और फॉस्फेट। अमोनिया, हाइड्रोजन और फॉस्फेट के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे हम? माइक्रोकॉस्मिक लवण कहेंगे। माइक्रोकॉस्मिक लवण। अब आते हैं मैग्नीशियम। कार्नेलाइट किसका है? मैग्नीशियम का सबसे अच्छा निष्कर्षण किसके द्वारा? कार्नेलाइट। किसके द्वारा?
मैग्नीशियम का क्वथनांक 110 डिग्री सेल्सियस। कितना? गिरनाट प्रतिकारक बनाने में किस तत्व का उपयोग करते हैं? मैग्नीशियम का। गिरनाट प्रतिकारक बनाने में, प्रतिकारक मतलब उसका रूप होता है, कोई अभिक्रिया को बदल लेला। अब बताइएगा मैग्नीशियम किसका मिश्रण है? मैग्नीशियम इसी का है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम आपका 2%, मैग्नीशियम आपका 2%, एल्युमिनियम आपका 95%। 2% में 3% में का तांबा और लोहा, तांबा और, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन चीज? एल्युमिनियम। मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद तांबा, उसके बाद लोहा। 4 गो चीज़ है मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, तांबा और लोहा। ये इससे चारों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? मैग। हल्का होने के कारण इसका उपयोग हवाई जहाज के बनाने में, तराजू उराजू बनाने में। हाँ, कार्बन एगो होता है, कार्बन फाइबर हवाई जहाज बनाने में ना, ये चक्का में ये सब है, ये लगे कि जो भी फाइबर वगैरह रहता है सब कार्बन फाइबर रहता है। अब आते हैं ड्यूराल्यूमिन, किसका मिश्रण होता है? इसमें भी एल्युमिनियम 95%, 4% कार्बन, 4% 95, 4 99। याद रखिएगा 2 गो मैग्नीशियम है और मैग्नीज है, तो यही 2 गो याद रखना है। एल्युमिनियम, ड्यूराल्यूमिन किसका मिश्रण है? तो एल्युमिनियम का, और उसके साथ तांबा है 4% है। पहले एल्युमिनियम 95% और 4% है तांबा, 4% तांबा। इन लोग में याद ना करके अभी तो लोग, ताकि आवाज़ नहीं निकल रहा। इलेक्ट्रॉन किसका मिश्रण होता है? इसी का अब वो कण नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन ये एल्युमिनियम प्लस इसका मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम इसमें होता है 95% और जिंक होता है आपका 4.5%, मतलब 5%। मतलब मैग्नीशियम और जिंक के मिश्रण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का हवाई जहाज और मोटर गाड़ी के ढांचा बनाने में। हवाई जहाज और मोटर गाड़ी के ढांचा बनाने में इलेक्ट्रॉन किसका मिश्रण होता है? इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम और ड्यूराल्यूमिन किसका है? इसका एल्युमिनियम और कॉपर का, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, वो में 4 गो, तो 4 गो में तो पहले लोहा। फ्लैश बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस को, मतलब जलता हो नाइट्रोजन गैस में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रा, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का, इसी को इसका किसका उपयोग करते हैं? इसका एंटासिड में, एंटासिड में इप्सम लवण, इप्सम लवण, मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है इप्सम लवण। हाँ हाँ, MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है इप्सम लवण। इप्सम लवण का रासायनिक सूत्र MgSO4। चलिए बताएगा। चेहरा में जो लगाने वाले पाउडर का किस मैग्नीशियम, किसका मैग्नीशियम का किस यौगिक का? मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग छपाई में, स्याही बनाने में, छपाई के ये जो फोटोकॉपी वाला में, पेंटिंग में, दंत मंजन में, चेहरा के पाउडर क्रीम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का कहाँ पे? छपाई में, चेहरा क्रीम बनाने में, दंत मंजन। बताइएगा दंत मंजन क्षारीय होता है कि अम्लीय? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। अब हम लोग को कल रहेगा एल्युमिनियम और कैल्शियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम। एल्युमिनियम कैल्शियम भी बटेगा? नहीं सर, याद करके आना है केमिस्ट्री में। संतोष भैया की तरफ से बिहान जलेबी का ऑर्डर दिया गया है, आप लोग जरूर से जरूर ज़्यादा। हाँ, आप लोग का भी इनवाइट है। जलेबी खाना होगा तो आइएगा मेरे ग्रुप में।
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दशहरा के शो पर हम लोग का लास्ट दिन रहेगा यहाँ पे। थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए, उसके बाद एक सप्ताह का छुट्टी लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। एक सप्ताह की छुट्टी आप लोग कल से सब शुरुआत में अथी कीजिएगा, हाय बाय अथी कीजिएगा, आप लोग नहीं करते हैं। सब बेचारा वो लोग सोचता है कि कुछ बोलबे नहीं करता है, सब बोलता है सब। चलिए हम लोग का था कोची तना से ना पत्ती से नहीं, 2 गो तना हो गया, 1 गो तना हुआ था, 2 गो तना बाकी था। हाँ ठीक है, पूछ लेंगे, पूछ लेते हम। बताइएगा अर्धवायवीय तना का एग्जाम्पल बताइए। अर्धवायवीय ना, दुब्बी घास ठीक है, वो बोली ठीक बोली था हाँ ठीक बोली था। हाँ जलकुंभी, ये जो बंगाल के आतंक कहते हैं इसको। बंगाल का आतंक, जल का आतंक भी बोलते हैं। बंगाल के आतंक कहते हैं। बंगाल में जलकुंभी को आतंक कहते हैं। अब आते हैं तो हाँ आत्महत्या की थैली का रहता है, ठीक है। बताइएगा तना 3 प्रकार के, एक था जल के अंदर भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। तो भूमिगत तना वाला हम लोग पढ़ लिए थे, अब हम लोग को अर्धवायवीय पढ़ना है। तो भूमिगत तना वाला में कौन कौन था? प्याज, लहसुन। किसका उदाहरण बताइए? नहीं पूछे, नहीं कुल पूछ रहे थोड़ी है, कौन सा ये तो तना पूछ रहे हैं ना, वो तो कुल में आता है, ले लिए सी ग्रुप में, कुल में। राइजोम का उदाहरण बताइएगा। जो अदरक हो जाएगा राइजोम में, अदरक और हल्दी। राइजोम किसका होगा? राइजोम का उदाहरण अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी। केला, फर्न, अदरक, हल्दी, केला, फर्न। किसका उदाहरण? राइजोम। मतलब ये भूमिगत तना का भाग है, भूमिगत तना का। फिर बताइएगा बल्ब का उदाहरण। प्याज और बल्ब का उदाहरण। आप बल्ब को हिंदी में कहते हैं कौन चीज? सल के कंद। सल के आप, एक होता है स्टेम रबर, एक होता है जो निकलता है जिसमें, जिसे आलू आँख निकलता है ना, हाँ आँख वाला, ईख हो जाएगा। हाँ एक होता है कॉर्न, मतलब घन कंद। कॉर्न मतलब घन कंद, जैसे कचालू और जिम्मी कंद। कचालू और अब आते हैं अर्धवायवीय। जैसे अर्धवायवीय में जिसमें दुभी घास, मार्सिलिया, यही पूछ लेता हमरा से। अरे दरोगा यही 1 नंबर से तो छूट गया यार, मार कम बोल। खा जाइए इसको। मर्सिलिया क्या है, किसका उदाहरण? इंग्लिश नाम है मर्सिलिया, हिंदी में ओकरा कल जाए, एकरे कल जो कुबिया कल जाए। मर्सिलिया बोला जाता है। हाँ एक दिन वाला दिखाए थे, जो उसको बोला जाता है कुछ, जो पानी को साफ करता है, जो पेड़वा, और उसका जो उधर फड़वा नहीं होता, फोटो दिखा। हाँ कोची तो बोलते थे उसको, कोची क्वेश्चन में फैक्ट्री के सामने जो लाइकेन है, जहाँ लाइकेन है ना, वही जहाँ पे ना लाइकेन ना कोची तो हमनी के देखते रहते हैं। हाँ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चलिए आते हैं। तो अर्धवायवीय में आता है दुब्बी घास, मार्सिलिया, जलकुंभी, गुलदाउदी, ये सब कोची में अर्धवायवीय। अब वायवीय में आते हैं, कौन में? वायवीय में याद करने लिखा है, हटाओ। हाँ वायवीय में याद रखिए, गुलाब, अंगूर, नागफनी। कैसा उदाहरण है? तो वायवीय, मतलब सब चीज कहाँ मिलेगा? बाहर। सब चीज कहाँ मिलेगा? ऐसे नागफनिया काट के ऐसे जमीन में रख रहेगा तो ये होते रहेगा वो जम। और सीज के कंटा और छोटा छोटा कांटा नहीं निकला रहता, नकवा छेदे वाला, नाक छेदे वाला। जीरो फाइट के अंदर रहेगा। हाँ 0 फाइट के अंतर्गत है। वो तना होता है, पत्ती होता है, पत्ती का रूप होता है, कांटा में बदल जाता है, ताकि पानी कम अति अफसोस बाहर निकाल सके। अब आते हैं हम लोग पत्ती के कितने भाग होते हैं? पत्ती के हाँ 3 भाग। पत्ती के 3 भाग होते हैं। पत्ती के पहला
लीफ बेस, दूसरा पेशियोल और तीसरा ब्लेड, तीसरा ब्लेड। वही किनारे वही ना ब्लेड हुआ, कहीं पे कोई एकदम चिकना रहता, एकदम एक जैसे रहेगा, और कहीं कटल फटल रहता है। जैसे बूट में देखिए, बूटवा वटुआ में बांस में तो कटा एकदम एकदम धार वाला रहता है, केला वाला में धारे रहता है, खजूर उजूर वाला में तारे रहता है, धान वाला में तो धारे रहता है। हाँ गेहूँ वाला में है, गेहूँ वाला में रहता है, धार रहता है, धारे रहता है गेहूँ वाला में। धार नहीं था उसका, बाली में धार, धार नहीं, जैसे एक के टाइप का वो एक है, भले कटे या ना कटे वो भी धारे जैसा रहता है, तलवार जैसा। चना में कट्टा फटा रहता है। हाँ हाँ, एक वाला में वो पतले रहता है, वही धारे वाला। चलिए, तो पत्ती कितने भाग? 3 भाग। पत्ती कितने भाग? ब्लेड याद हो गया आपको, बोलिए। पेशियोल, एगो लीफ बेस और ब्लेड, 3 में। हिंदी में बोलेंगे तो ना समझ में आता। पत्राधार, पत्रवृंत और पत्र फलक, याद हो ना? तो बस याद रखिए, इंग्लिश में याद रखिए, ज़्यादा इंग्लिश से पूछता है। लीफ बेस, दूसरा है पेशियोल, तीसरा है ब्लेड। चलिए, पत्ती कितने प्रकार के? पत्ती के भाग 3 प्रकार के, पत्ती भी 3 प्रकार के। पत्ती भी वो होता है सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती, अरे 2 प्रकार में दी तो हमने 3 प्रकार, 2 सॉरी 2 प्रकार के। पत्ती कितने प्रकार के? 2। पत्ती भी 2 प्रकार के, पत्ती 2 प्रकार के, सरल और संयुक्त, सरल और संयुक्त। सिंपल हो गया। हाँ, सिंपल हो गया। एगो होता है कंपाउंड। सिंपल में कौन आएगा? जिसमें पत्ती, जिसका फलक अधिक हो, फलक मतलब कटा फटा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो, उसमें देखा ढारी निकल रहता है अंदर से, रहता ना। जैसे आम का पत्ता, ये उसमें बिचवा में देखिएगा कि बिचवा में इसे बना के अलग रहेगा, इससे करके इसे रहेगा। सब तो पत्ता में रहबे करता है। केला के पत्ता में रहता है, धान के पत्ता में रहता है, केला में नहीं, केला में रहता है, धान कहाँ रहता है? वो धारी जैसा बना रहता है, वो खाली एक मोटा बीच को रहता है, खाली बीच वाला केलवा में। नहीं देखता है, हाँ, भाग भाई भाग पड़ जाता है। आप लगाए हुए हैं, पीछे पलट के देखिएगा ना तो वो मोटा मोटा दिखेगा उसका। हाँ, तभी करता है। तो सब में तो अब लोग हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे, जो ज़्यादा फलक रहेगा, फलक मतलब भाग घटा रहेगा, वो साधारण में, कुछ में साधारण में। आज जो संयुक्त रहेगा वो 2 भाग में बटा रहेगा। जो बीचे बीचे एकदम मोटा रहेगा, बीचे बीचे मोटा 2 भाग में बटा रहेगा। जैसे केला, धान, गेहूँ, ये सब ऊख, मकई, मसूरिया, ये सब जो है कोची का संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। संयुक्त मतलब जोड़ा, संयुक्त मतलब 2 भाग में बटा रहेगा, बीच वाला उसका मेन पार्ट रहेगा। पत्ती कितने प्रकार के? 2 प्रकार, सरल और संयुक्त। सरल और, अब अगर आएगा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सरल पत्ती है उदाहरण है, कौन संयुक्त पत्ती का उदाहरण है, अब तो हो जाएगा। सरल वाला में सब पेड़ जितना भी है उसको हाँ, देंगे। बाकी जो बीच में फलक रहना चाहिए, और जो 2 भाग में खाली बटा रहेगा वो संयुक्त में। एग्जाम्पल हो गया। चलिए, अब पत्ती का रूपांतरण होता है, बदलता है, कांटा में होता है। जैसे बताइए, कांटा किस में बदलता है? पत्ती कांटा में, ना कैक्टस में। तो यही पढ़ा है। अब यही सब क्वेश्चन आप छूट जाता है तो कहता है कि नहीं, कहता है कि नहीं मिलता, सब दिया हुआ इसमें। बताइए उस पौधे का नाम बताइए जिसका पत्ती जो होता है कांटा में बदल जाता है। एक तो नागफनी है, एगो अर्जिमोन है, ये भी पूछा हुआ है। अर्जिमोन नहीं रहता है, नहीं, वो कांटा 0 फाइट में जहाँ मरुस्थल रहता है ना, वो अपन पानी को कम वाष्पीकरण करने के लिए पत्ती उसका बदल जाता है कोची में, कांटा में। इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि उसका कांटा क्या रहता है, तो पत्ती रहता है, पत्ती का ही रूप रहता है। हम कहीं देखेंगे सर कि पानी न मिलने के कारण उसका पत्ती सूख करके काटा। हाँ सर, नहीं सर, वही प्रोसेस है। हाँ, ज़्यादा पानी और ज़्यादा पानी रहेगा तो निकाल ही देगा, ज़्यादा पानी उसको कम पानी मिलता है, इसलिए और अपने पानी को बचाने के लिए उसको क्या करता है, बदल जाता है। कांटा कम रहेगा ना स्थान है, पानी दिया जाता तब नहीं बनेगा नहीं ना, मौसम उसका जलवायु अलग अलग है। उस बनने का वही प्रक्रिया तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो अर्जिमोन और नागफनी कोची होता है इसमें,
पत्ती ना होके क्या आता है, कांटा में बदल जाता है। इसका पत्ती कुछ बदल जाता है, कौन कौन का, अर्जिमोन का और नागफनी का, अर्जिमोन का और नागफनी का। प्रतान पढ़े ना, प्रतान हम लोग जो धर के चढ़ता है, अरे लतरवा में जो निकला रहता है पतर का, लौका का जी, मटरवा ना देखा, हाँ, कि बिना मटर अकेले मटर देख ले रोपल है, सब चीज में सब धर के चढ़े वाला पतर का, मछुआ जैसा नहीं रहता लपेटा बैठा के, वही उसी को बोलते हैं प्रतान। हाँ प्रतान, तो भी कौची, हाँ सारा लतर में होता है जो चढ़े वाला ऊपर। हाँ कवाच है, कवाचवा में कहा नहीं होता है, नहीं कुछ में नहीं होता, लपेटा के चलता है। नहीं तो मेन ओकर डाली हो गया ना, ओकरा में पतला निकला रहता है। अच्छा पकड़ सहारा से चलना, हाँ उतना सही में कमांड से डायरेक्ट रहता है। क्या बोले सर उसको? प्रतान, हिंदी में प्रतान पूछते हैं, उसको बोलते हैं टेंड्रिल बोलते हैं इंग्लिश में। टेंड्रिल, हाँ टेंड्रिल बोलते हैं। मनी प्लांट जैसे बोल एग्जाम्पल में मटर, एग्जाम्पल में मटर ना, मनी प्लांट में नहीं होता प्रतान, वैसी अपने लपेटा के चलता है, वो स्पेशल लेकर निकलता है प्रतान, स्पेशल निकलेगा पतला एकदम। चलिए आगे आते हैं, तो एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं घटपर्णी। घटपर्णी मतलब जो क्या होता है, खाता जीव, मतलब मांसाहारी पौधा जिसको बोलते हैं, मांसाहारी जिसको पीचर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीचर प्लांट। क्या बोलते हैं? पीचर प्लांट। पत्ती में मांसाहारी खाएगा। हाँ ऐसे मुँह खुला रहेगा, ऐसे कांटा अंदर रहेगा, वो घुसा बंद हो गया, और चूस के सारा चीज नाइट्रोजन उसमें से जो चीज़ बढ़िया चीज़ लेके फिर सब मांसाहारी ना जैसे घटपर्णी, हाँ जिसमें होता है थी ड्रोसेरा, और एग्जाम्पल में ड्रोसेरा है, कलश है, हो सकता है, हाँ हो सकता है। चलिए अब आते हैं, तो ये सब कुछ ही था मांसाहारी पौधा पीचर प्लांट के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं पुष्प, कुछ आते हैं होगा, बोलिए खींचे पुष्प खींचते हैं। तो चलिए आओ का पुष्प, कल पुष्प में कौन सी ऊर्जा? एसपीडी में सेट नंबर 337 से 342 बताइएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। कौन? सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु आतिशबाजी में नीला रंग किसके कारण? तांबा। नीला रंग तांबा, नीला रंग, और पीला रंग सोडियम। पीला आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम, हरा रंग बेरियम, और लाल रंग स्ट्रांसियम, लाल रंग, और नीला रंग तांबा, नीला रंग, और पीला रंग सोडियम का रंग। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? 1772। और 1772 को आज अथी था, सब्सक्राइबर था, 72 था, इससे पहले 73 था, नहीं घटा था एक। चलिए, नेल्सन मंडेला की मृत्यु 2013 में। नेल्सन मंडेला की मृत्यु, नेल्सन मंडेला की मृत्यु विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। 10 मिनट लग बैठल मध्य नहीं तो जैसे बेटा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, हाँ स्टीफन हॉकिंग। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके पर? पिता पे। समुद्रों की रानी किस देश को कहा जाता है? फ्रांस को। किसको? समुद्रों की रानी, समुद्रों की रानी टाइगर परियोजना 73। टाइगर परियोजना एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। विश्व वन्य जीव दिवस
बीजू WWF की स्थापना 1961। WWF की स्थापना WWF की स्थापना WWF की स्थापना रोमांसिंग विद द लाइफ। ठीक, देवानंद देवानंद वही ब्लैक। बताइएगा डीपी रामाराव समिति का संबंध किससे है? डीपी रामाराव हाँ समिति रक्षा से। डीपी रामाराव समिति का संबंध है रक्षा से। डीपी रामाराव समिति का संबंध है तब कोई खेती भी नहीं करता तब हमें याद है। आज से डाल देंगे हम इसको। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियर्स। मनियर्सों का इंग्लिश में देता है मनियर्स। मनियारो। और स्मिथवा बोला था एमबीटीवा के। हाँ ऑस्कर जीतने वाला पहला काला आदमी। हाँ काला आदमी सिडनी पोटियार। सिडनी पोटियार। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक आदमी मतलब आदमी मतलब कलाकार। ब्लैक कर रहे तब क्या काला नहीं बोलेंगे? मेट्रो पुरुष। मेट्रो पुरुष श्रीधरन। मेट्रो पुरुष श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला नहीं श्वेत कोयला जल विधि को। जल 13 ताले राजस्थान। 13 ताले ईडा का संबंध किस क्षेत्र से? बीमा। ईडा की राजस्थान। हाँ श्वेत श्वेत कोयला जल विद्युत। वेटिंग फॉर महात्मा R.K. नारायण। R.K. मेरा वतन पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर। विष्णु डाक टिकट के संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है? डाक टिकट के संग्रह को शौक को फिलाटेली कहा जाता है। क्या कहता है? फिला। ज्वालागट्टा का संबंध बैडमिंटन। ज्वालागट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। क्षमावानी किस धर्म का त्योहार है? ठीक है क्षमावानी जैन धर्म। मुक्ति बोध के उपनाम से किसे जाना जाता है? गजानंद माधव। द लास्ट चाइल्ड। मुल्क राज आनंद। द गाइड के तो आर के नारायण। यह थी द लास्ट चाइल्ड। एक लास्ट बच्चा। तीरंदाजी किस देश का? सिक्किम। तीरंदाजी नहीं कुछ कौन बोला? हाँ भूटान। हम और हम इन्हें क्वेश्चन में दूसरा खोज थी पढ़ेला। तीरंदाजी भूटान। तीरंदाजी कनाडा का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप का नाम? कनाडा का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप का नाम? मोस्ट। क्या? मोस्ट। माइकल शुमाकर का संबंध किस खेल से? माइकल शुमाकर ही हो रहा है कुछ गाड़ी चलाता है। अरे वो तैराकी। इसे बगल में बैठ के ध्यान करिए। और दीपा कर्माकर का संबंध? जिम्नास्ट। दीपा कर्माकर संसद भवन कब तैयार हो गया था बनकर? 27 में ना चौथा में आया था 1927 में। हाँ न्यू दिल्ली था। साइमन कमीशन आया था। बर्लिन की दीवार कब नष्ट की गई थी? पहले बना था कब बताइए? आप लोग से है बताइए। चीन बर्लिन की दीवार कब बना था? कमेंट करके बताइएगा।
और कब टूटा था ये भी बताइएगा, आप लोग नहीं बताएंगे। जाइए। बाद में छोड़ दीजिए। भारत में एक मार्च की शुरुआत। एक मार की है। हाँ 1937 1937। एक मार्क 1937 एक मार्क 1937 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या 75 2 अक्टूबर 1900। 75 सुरमा समिति। भंडारी समिति। कौन सा समिति? भंडारी समिति। कौन सा? रोज अब 2 क्वेश्चन पूछेंगे सबसे, रुकिए। आपसे क्वेश्चन है, बुक का नाम बताइएगा। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक, कमेंट करके बताइए जल्दी। जल्दी नहीं, कल बताइएगा। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे? प्रतिभूति घोटाला। ठीक है, जनसंख्या नीति। स्वामीनाथन समिति कब बना था? 1954। 1954। नजुदम्बा समिति, बाप रे बाप, बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा है। रेल भाड़ा से नजुदम्बा समिति, रेल भाड़ा। नजुदम्बा समिति 1993 में बना था। नजुदम्बा समिति 1993। नजुदम्बा समिति कृषि जोत पर टैक्स लगाने की शुरुआत सबसे पहले किस समिति ने? राज चलैया समिति या राज समिति। हाँ चलिए, कल होमवर्क रहेगा स्पीडी में, बंद मत कीजिएगा सर, स्पीडी कंट्रोल पूछ लेंगे।